आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका अजीज सलाम में और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। वक्त हो गया है कश्मीर एक्सप्रेस का, जिसमें आपको कराएंगे जम्मू और कश्मीर से जुड़ी हुई तमाम अहम खबरों से बाखबर। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। 2 दिनों बाद मिलिटेंटों ने फिर बनाया एसपीओ को निशाना। पुलवामा में मिलिटेंट हमले में एक एसपीओ शहीद, वहीं अनंतनाग में ट्रैफिक ड्यूटी के दौरान एसपीओ को दिन दहाड़े मारी गोली। 4 महीने के तवील वक्फे के बाद खुला मुगल रोड। बाफलियाज ब्रिज से छोटी गाड़ियों के लिए खोला गया वन वे ट्रैफिक। कश्मीर की जानिब रवाना हुआ 7 गाड़ियों का छोटा काफिला। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। राष्ट्रवाद को बदनाम करने वाले, देश हित की आवाज दबाने वाले, देश तोड़ने वाले और चोरी चोरी समाज में नफरत फैलाने वालों की साजिश आज बेनकाब होने वाली है। हिंदुत्व के चोले में हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब के सौदागरों को आज आप देखने वाले हैं। ये बहरूपिये सियासी फायदे के लिए ईमानदार पत्रकारिता की दुकान खोलकर बैठे हैं और राष्ट्रवादी खबरें दिखाने वाली मीडिया को बिका हुआ साबित कर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारा खेल किस साजिश के तहत हो रहा है? इस खेल के पीछे शिकारी कौन है? ये अब से थोड़ी देर बाद आपके सामने आने वाला है। आज राष्ट्र हित का सौदा करने वालों का पर्दाफाश होगा। राष्ट्रवाद इज अ डाइसी वर्ड। व्हाट आई एम सेइंग, मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल डिमांड के रूप में कंटेंट मांग रहा हूं। आज ईमानदारी की बोली लगाने वाले एक्सपोज होंगे। देश हित को नीलाम करने वालों का चेहरा सामने आएगा। क्योंकि इन धुंधली तस्वीरों के पीछे राष्ट्रवाद के दुश्मन हैं। इलेक्शन के टाइम पे जो मैंने 2-3 महीने पहले का टाइम बोला, जिसमें ऑफेंसिव लाइन लेनी है, उसमें थोड़ा सा एंटी मुस्लिम होगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मामला क्रिमिनलाइज बने। इन तस्वीरों में देश को बरगलाने वाले बहरूपिये हैं। जो सबसे बड़ी चीज है मेरे लिए, वो है ट्राइबल से क्रेडेंशियल्स को डैमेज करना। झकझोर देगी अगले चंद घंटों की सच्ची तहकीकात। लोग प्लान नहीं करते, हम लोग प्लान नहीं करते, लेकिन जो सत्य है उसको ईमानदारी के सामने। इलेक्शन के टाइम पे मेरे को राइवल्स को ठोकना है, उसमें मैं कोई नियम नहीं जानता, क्योंकि पॉलिटिशियन कोई नियम नहीं जानता। आज राष्ट्रवाद के शिकारी खुद शिकार बनने वाले हैं। तो देखते रहिए ऑपरेशन राष्ट्रवाद। ऑपरेशन राष्ट्रवाद में आज पर्दाफाश होगा कि देश हित की बात करने वाली मीडिया पर कौन कीचड़ उछालना चाहता है और क्यों। आज इस बड़े खुलासे के बाद आपकी आंखों के सामने पूरा सच आएगा। आपको पता चलेगा कि राष्ट्रवादी विचारधारा को कलंकित करने की कोशिश करने वालों ने देश को सिर्फ आधा सच क्यों दिखाया। वो लोग कौन हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये किस किस हथकंडे के साथ देश हित की आवाज उठाने वाली मीडिया को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ पूरा सच दिखाना है, वो सच दिखाना है जिसे आपसे छिपा लिया गया। थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा कि ईमानदार पत्रकारिता का ढिंडोरा पीटकर एक स्टिंग ऑपरेशन करने वालों ने कैसे अपनी सुविधा के हिसाब से राष्ट्रवादी मीडिया संस्थानों पर सवाल उठाया, अर्ध सत्य दिखाया और देश को गुमराह किया। राष्ट्रवाद इज अ डाइसी वर्ड। व्हाट आई एम सेइंग, मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल डिमांड के रूप में कंटेंट मांग रहा हूं।
कैमरे के फ्रेम में ये कौन है जो राष्ट्रवाद के कंधों पर राजनीतिक फायदे की सवारी करना चाहता है? चंद पलों में राष्ट्रवादी मीडिया को बदनाम करने वालों के चेहरे से नकाब उठने वाला है। इसके मकसद का भंडाफोड़ होने वाला है। जी मीडिया राष्ट्रवाद के दुश्मनों को बेनकाब करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी निभाने जा रहा है। आज आपको दिखेगा हिंदुत्व के नाम पर सौदेबाजी का घिनौना सच। हमने आश्रम के इशू और प्रवचन के साथ साथ जो हमारा एक एजेंडा है हिंदुत्व का, उसके लिए थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को बदनाम करने वाले एजेंडे पर काम कर रहा ये शख्स कौन है? थोड़ी देर में इसकी सारी हकीकत आपके सामने आने वाली है। लेकिन उससे पहले देखिए कि ये कैसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ चलने वाली खबरों को बिकाऊ साबित करने की डील कर रहा है। जो सबसे बड़ी चीज है मेरे लिए वो है राइवल से क्रेडेंशियल्स को डैमेज करना। खबरों को बिकाऊ साबित करने का मकसद क्या है? इस सवाल के जवाब से पहले सुनिए कि कैसे 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले एजेंडा सेट करने की कोशिश हो रही है। इलेक्शन के टाइम पे जो मैंने 2-3 महीने पहले का टाइम बोला जिसमें ऑफेंसिव लाइन लेनी है, उसमें थोड़ा सा एंटी मुस्लिम होगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मामला क्रिमिनलाइज बने, अटैक हो। 2019 के चुनाव से पहले सच को दबाने और झूठ फैलाने की साजिश का पूरा ताना बाना दिखाएंगे आपको। वो खेल भी समझाएंगे जिसमें 2019 के आम चुनाव में समाचार माध्यमों के बारे में जनता को धोखे में रखने की साजिश हो रही है। लेकिन पहले इन धुंधली तस्वीरों में दिख रहे चेहरे के चंद इरादे सुनिए। बाबाओं की दुनिया बहुत सुधरी हुई दुनिया नहीं है। ये कौन है जो भगवत गीता को बदनाम कर रहा है? आज हम आपको उन चेहरों की हकीकत बताएंगे जो हिंदुत्व के पवित्र ग्रंथ का अपमान कर रहे हैं, जो संतों और आध्यात्मिक गुरुओं को बदनाम कर रहे हैं। सम्मानित संतों को बदनाम करने की साजिश सुनकर आप हिल जाएंगे। राष्ट्रवादी मीडिया संस्थानों की खबरों को सांप्रदायिक बताने वालों का सच जानकर आप चौंक जाएंगे। क्योंकि मैं चाहता हूं कि मामला क्रिमिनलाइज बने, अटैक हो। खबरों में साजिश को घोलकर सांप्रदायिक रंग देने वाला कौन है? आज हम आपको बताएंगे कि कौन है खबरों का असली सौदेबाज। हमारे राइवल्स को आप डैमेज करें, चाहे वो पब्लिक आपकी जो ग्रुप डिस्कशन है उसमें करें। धर्मनिरपेक्षता और ईमानदार पत्रकारिता के मुखौटे में ऐसे ही सौदेबाज आरएसएस जैसे दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रवादी संगठन को लेकर भ्रम भी फैलाते हैं। संघ के लोग थोड़ा सा एक अलग दुनिया के हैं। आपको पता ही है, वो लोग सांप को भी अगर पकड़ ले तो उसको बार बार मुंह रगड़ रगड़ के देखते साला जिंदा है भी या नहीं, मर गया है। क्या है राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के खिलाफ इस सबसे बड़ी साजिश का मकसद? थोड़ी देर में ये खुलासे एक एक कर आपके सामने आने वाले हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि निष्पक्ष कलम और देश हित की बुलंद आवाज की कीमत लगाने की कैसे हो रही है असंभव कोशिश। तो मैं उस लिहाज से शुरू भी हूँ और साथ भी हूँ अपनी। ईमानदार पत्रकारिता के ठेकेदार किस हथकंडे से 2019 के चुनाव से पहले राजनीति का मिजाज बदलने की तिगड़म कर रहे हैं? ऑपरेशन राष्ट्रवाद इसकी पोल खोल रहा है। ये रिपोर्ट उन कथित ईमानदार पत्रकारों के लिए आईने की तरह है जिसमें उनका घिनौना चेहरा आपको दिखने वाला है। लेकिन ऑपरेशन राष्ट्रवाद शुरू करें उससे पहले देखिए साधु के भेष में छिपे शातिर का असल रूप कैसे हमारे सामने आया।
जगह भुवनेश्वर का एक होटल, दिल्ली से करीब 1500 किलोमीटर दूर ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर। शहर के एक होटल में राष्ट्रवादी न्यूज चैनल को बदनाम करने वाले शिकारी का शिकार मुकर्रर हुआ। देश के सबसे बड़े मीडिया हाउस जी मीडिया को यह पहल इसलिए करनी पड़ी क्योंकि राष्ट्र विरोधी ताकतों ने अपनी साजिश में फंसाने के लिए हमारी सेल्स टीम को झांसे में लेना चाहा। जी मीडिया को झूठी और भड़काऊ खबरें दिखाने के एवज में करोड़ों की डील ऑफर की गई। सेल्स टीम को एक राजनेता का हवाला दिया गया। इस डील के लब्बो लुआब को सुनकर जी मीडिया को इनकी नीयत पर शक हुआ। वो शायद भूल गए कि जी मीडिया सिर्फ खबरें दिखाता ही नहीं है बल्कि उसकी तह तक सच की पूरी पड़ताल भी करता है। लिहाजा हमने इन राष्ट्र विरोधी ताकतों की पूरी हकीकत दुनिया के सामने लाने का बीड़ा उठाया। इस साजिश के पीछे कौन है और वो हमसे क्या चाहता है, ये जानने के लिए इसके मास्टरमाइंड तक पहुंचना जरूरी था। उसकी नापाक मंशा को समझने के लिए पहली जरूरत थी एक मुलाकात, ताकि बातचीत के जरिए सामने वाले के इरादों का पता लग सके। इसके लिए जी मीडिया के वरिष्ठ पत्रकारों और सेल्स टीम के चुनिंदा सदस्यों के साथ एक स्पेशल टीम बनाई गई और उसी राजनेता के जरिए मुलाकात के लिए जगह और समय तय। टीम जी मीडिया को डील के लिए भुवनेश्वर बुलाया गया, जहां एक होटल में मीटिंग तय हुई। इस डील के पीछे की साजिश को पर्दाफाश करने के लिए हमारी टीम खुफिया कैमरे और रिकॉर्डर से लैस होकर मीटिंग पॉइंट पर पहुंची। अब इंतजार था उस शिकारी का जो आज खुद शिकार होने वाला था। होटल पहुंचकर प्लान के मुताबिक जी मीडिया की टीम तय जगह पर बैठकर उसका इंतजार करने लगी। करीब आधे घंटे बाद अधेड़ उम्र का एक बाबा नुमा शख्स हाजिर हुआ। वेशभूषा से किसी साधु सन्यासी की तरह दिखने वाले इस शख्स ने अपना परिचय आचार्य अटल के तौर पर दिया। बहुत जल्द ही ये साफ हो गया कि राष्ट्रवादी मीडिया को अपना शिकार बनाने की साजिश से सामने आए आचार्य अटल का असली मंसूबा क्या है। टीम जी मीडिया एक जोखिम भरे मिशन पर थी। जरा सी भी लापरवाही हमारे पूरे प्लान पर पानी फेर सकती थी। हमारी जान को खतरा भी हो सकता था। लिहाजा हमने पूरी सावधानी और एहतियात के साथ ये बातचीत शुरू की। उसमें वो लोकल पॉलिटिशियंस हैं या बड़े पॉलिटिशियन हैं, उसमें फंड रेजिंग कहाँ से हुई है, कैसे हुई है, दैट्स अ सीक्रेट पार्ट। हमारे सामने इस पूरी साजिश को बेपर्दा करने की चुनौती तो थी ही, साथ ही आचार्य अटल नाम के इस बहुरूपीय गद्दार का भरोसा भी जीतना था, ताकि उसे कोई शक न हो, हमारे इरादे की भनक न लगे। डील पर बातचीत शुरू हुई तो धीरे धीरे साधु के भेष में आए इस शिकारी का असली चेहरा सामने आ गया। अभी आपको बहुत कुछ दिखाना बाकी है। क्या बातचीत हुई, हमने कैसे जानने की कोशिश की और हम कैसे उस बात तक पहुंचे कि आखिर कौन इसके पीछे है। क्या कुछ हमें इस बातचीत के दौरान समझ में आया कि क्या उसका मकसद है, क्या साजिश है और 2019 का जिक्र क्यों बार बार होता है। इस पर हम चर्चा भी जारी रखेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है और अब जम्मू कश्मीर से जुड़ी तमाम अहम खबरों की जानिब आगे बढ़ते हैं। पुलवामा में मिलिटेंटों ने एक बार फिर से पुलिस एहलकार को गोली मारी है और उनका कत्ल कर दिया। शहीद पुलिस एहलकार मोहम्मद अशरफ बतौर एसपीओ श्रीनगर में तैनात थे। वो अपने रिश्तेदार के आखिरी रसूमात में हिस्सा लेने के लिए पुलवामा गए थे, जहां मिलिटेंटों ने उन्हें अपनी गोलियों का शिकार बना लिया। वहीं दूसरी तरफ जुनूबी कश्मीर के अनंतनाग में रियासती पुलिस का एक एसपीओ मिलिटेंट के हमले में शदीद तौर पर जख्मी हो गया। अनंतनाग से मिली जानकारी के मुताबिक तकरीबन 11 बजे साउथ कश्मीर रेंज के डीआईजी ऑफिस से कुछ ही दूरी पर खन्ना बल चौक पर रियासती पुलिस के जवान तैनात थे। उस वक्त वहां पर लोगों की काफी भीड़ थी और ट्रैफिक जाम भी वहां पर लगा हुआ था। इसी दौरान मिलिटेंटों ने मौका पाकर के पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया। इस हमले में एसपीओ त्रिलोक सिंह गोली लगने की वजह से जख्मी हो गया। एसपीओ को फौरन अनंतनाग के जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, लेकिन हालत बिगड़ने पर उन्हें श्रीनगर रेफर कर दिया गया है। हमलावर मिलिटेंट्स की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर ली है। तलाशी मुहिम जारी है। और श्रीनगर से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद तजम्मुल इस्लाम खबर पर मजीद मालूमात के साथ जुड़ चुके हैं। तजम्मुल, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जो जख्मी एसपीओ है उसकी हालत इस वक्त कैसी बनी हुई है? देखिए, जिस तरह से खबरें पहुंच रही है कि जख्मी एसपीओ की हालत जो है वो जिंदगी की जंग हार गया है और उसे अस्पताल ले जाते वक्त जब ये पता चला कि उसकी ज्यादा से ज्यादा गोलियां लगी थी, जिसके बाद डॉक्टर ने उसे मुर्दा करार दिया। उसके बाद इलाके में, आसपास के इलाके में बताया जाता है कि ये पहले मिलिटेंट हुआ करता था, उसके बाद मिलिटेंट से छोड़कर जम्मू कश्मीर पुलिस में एसपीओ नौकरी ज्वाइन की और श्रीनगर के कार्गो पुलिस थाने में ये अपने फराइज जो है अंजाम दे रहा था और आजकल छुट्टियां गुजारने के लिए अपने गांव की तरफ आया था कि अचानक मिलिटेंटों या नामालूम बंदूकबरदारों ने हमला किया, जिसमें मज़कूरा एसपीओ शदीद जख्मी हुआ। खून में लथपथ एसपीओ को अस्पताल ले जाने की हर मुमकिन कोशिश की गई, जहां पर डॉक्टरों ने हर मुमकिन कोशिश की इनकी जान बचाने की, लेकिन वो इसकी जान नहीं बचा सके। जिसके बाद मुरन और आसपास के इलाके में पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेज और दीगर एजेंसीज के जो जवान थे वो मुतहरिक हुए और मिलिटेंटों की तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी। सऊद, आपको याद होगा कि इससे कबल भी एसपीओ पर हमला हुआ और जिसमें वो बाल बाल बच गए, जख्मी हुए थे। लिहाजा साउथ कश्मीर में इस तरह का एक नया ट्रेंड कुछ दिनों से चलने लगा है। इसके पीछे क्या कोई खास ग्रुप का हाथ है और जो मिलिटेंट हैं क्या वो मकामी मिलिटेंट हैं या फिर बाहरी जो दहशतगर्द हैं उनकी तरफ से ये बाकायदा हमले किए जा रहे हैं, और इनका मकसद क्या है? एसपीओस को निशाना बनाने के पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए सऊद, इस पे काफी तहकीकात की गई कि आखिर जो लोकल पुलिस स्टेशन का जो जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर होता है, जो कि कम्युनिटी, सोशल और क्राइम पुलिसिंग में ज्यादा हिस्सा लेता है, उन्हें किस वजह से गोलियां चलाई जाती है। लेकिन जो प्रेस नोट अगले दिन मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ शाया किए जाते हैं उसमें वो हमले की वजह अभी तक नहीं बता सकते। ऐसा होता था पहले कि जब 90s में इस तरह के पुलिस एहलकारों पर निशाना साधा जाता था या किसी आम आदमी पर, तो उसके बाद जो भी मिलिटेंट आउटफिट्स थे या तंजीमें थी वो उसके मौत और सबब की वजह बताते थे कि शायद उन्हें मुखबिरी की पादाश में मारा गया। लेकिन जिस तरह से मज़कूरा एसपीओ और उससे कबल एक और एसपीओ पर गोली नजदीक से चलाई गई, उसकी अहलिया भी उसमें जख्मी हुई, तो साफ तौर पर यह है कि अभी तक मिलिटेंट तंजीमों ने ये वजह नहीं बताई। लेकिन जिस तरह से सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस पुलवामा से राब्ता कायम किया गया तो उन्होंने कह दिया कि ये पहले मिलिटेंट तंजीमों में था, उसके बाद इन्हें नौकरी दी गई और श्रीनगर में कार्गो में जो पुलिस का इंट्रोगेशन सेंटर वहां पर मौजूद है, एसओजी का मरकजी हेडक्वार्टर माना जाता है श्रीनगर में, वहां पर अपने ड्यूटी अंजाम देते। तो कहीं ना कहीं जरूर है कि कुछ मामला है जिनमें पुलिस के जो एहलकार हैं जो ज्यादा एक्टिव रहे हैं, चाहे वो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन हो, चाहे वो कोई ऑपरेशन जो ज्यादा एक्टिव रहे हों, मुझे लगता है कि उन पर इन मिलिटेंट, यानी सीधे तौर पर जब अपने लिए खतरा महसूस हो रहा है तो इसीलिए इनको सीधे तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। तजम्मुल, आप नजर बना रखिएगा पूरी सूरत हाल पर, हम आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए बढ़ते खबरों में आगे, बात मुगल रोड की। दरअसल तकरीबन 4 महीने के तवील अरसे के बाद तारीखी मुगल रोड मुसाफिरों के लिए खोल दिया गया है और MRPA के इजाजत के बाद वन वे ट्रैफिक गुजरने की इजाजत दी गई है। यहां पर 7 गाड़ियों पर मुश्तमिल पहला काफिला सुबह 9:30 बजे
पुंछ जिले के बल्फियाज इलाके से आगे के लिए रवाना हुआ। इन गाड़ियों में 40 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। वाज़ेह हो कि मुगल रोड प्रोजेक्ट अथॉरिटी के एहलकार गुज़िश्ता कई हफ्तों से बर्फ हटाने के काम में लगे हुए हैं। ट्रैफिक खुलने के बाद मजीद गाड़ियां बल्फियाज पहुंचने लगी हैं। ये रास्ता जम्मू खित्ते के पुंछ के जनूबी कश्मीर में शोपिया जिले से जोड़ता है और रास्ता साफ करने का काम अभी भी चल रहा है। अभी सिर्फ हल्की गाड़ियों को आगे जाने की इजाजत दी गई है। फिसलन की वजह से सिर्फ भारी गाड़ियों को जाने की इजाजत नहीं दी गई। डीएसपी ट्रैफिक ने यह बात कही है कि अल्टरनेट डे पर ट्रैफिक की आमद व रफ्त होगी और इसके अलावा शाम 5 बजे के बाद ट्रैफिक के आने जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इधर पाकिस्तान में हिंदुस्तान के हाई कमिश्नर अजय बसारिया ने यह कहा है कि दोनों मुल्कों को बाहमी तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने की सिमत में पेशरफ्त करनी होगी। लाहौर चैंबर्स से खिताब करते हुए अजय बसारिया ने कहा कि हिंद व पाक की साबिका पॉलिसियों का अब तक कोई खातिर ख्वाह नतीजा बरामद नहीं हो पाया है। इसका नए सिरे से जायजा लेने की भी जरूरत है। उन्होंने कहा कि तिजारत एक ऐसा शोबा है जिसमें बेहतर मुस्तकबिल की गुंजाइश मौजूद है। हिंदुस्तानी हाई कमिश्नर ने यह कहा कि तमाम मुश्किलात के बावजूद दोनों मुल्कों को बाहमी तिजारत बढ़ाने के लिए बातचीत करने की जरूरत है और इस मौके पर उन्होंने नौजवानों के रोल का खास तौर पर जिक्र किया। हाई कमिश्नर का यह मानना है कि बेहतर ताल्लुकात के लिए दोनों ममालिक के नौजवान को आगे बढ़कर यह जिम्मेदारी संभालनी होगी। इधर बांदीपोरा के जंगलात में लगी आग को बुझाने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम भी मशक्कत कर रही है। वहीं बांदीपोरा के जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने भी आग पर काबू पाने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और पुलिस एहलकारों के साथ कोशिशों में वो जुटी हुई है। वाज़ेह हो कि पिछले 1 महीने से इन जंगलात के मुख्तलिफ हिस्सों में आग की छिटपुट वारदातें हो रही हैं, लेकिन इस बार यह आग भयानक होती जा रही है। इसे देखते हुए वजीर आला ने भी ये कहा कि इलाके में अलर्ट जारी किया गया है और जल्दी ही हालात काबू में होंगे। साथ ही इस तरह की वारदात दोबारा ना हो, इस पर भी नजर रखी जाएगी। इधर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के कारगुजार चीफ जस्टिस रामलिंगम सुधाकर ने भरदबा में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स और एडीआर सेंटर का संगे बुनियाद रखा और सरना ने बन रहे इस कोर्ट कॉम्प्लेक्स की तामीर में तकरीबन 35 करोड़ रुपए खर्च होने का इम्कान जताया है। कोर्ट कॉम्प्लेक्स में वकीलों के चैम्बर्स, मालखाना, लॉकअप, कॉन्फ्रेंस हॉल और मीडिएशन सेंटर के साथ साथ रिहायशी मकानात भी तामीर किए जाएंगे। तामीरी काम के लिए I&B महकमे की तरफ से 3 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं और इसके अलावा उन्होंने बीडीओ ऑफिस में लीगल एंड क्लिनिक, साथ ही गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में लीगल लिटरेसी क्लब और जिला कोर्ट अहाते में कियोस्क का भी इफ्तिताह किया है। आपको बता दें कि कारगुजार चीफ जस्टिस का यह पहला भरदबा दौरा था। 2 रोजा कयाम के दौरान उन्होंने अदालती कामकाज का तफसीली जायजा लिया और लोअर कोर्ट के जजेस से पेंडिंग पड़े मामलात को तरजीही बुनियाद पर समाअत करने को कहा। इस मौके पर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल संजय धार, सेशन जज और सीनियर वकला भी जस्टिस रामलिंगम सुधाकर के हमराह थे। और जम्मू कश्मीर में क्रिकेट को फरोग देने का जिम्मा अब साबिक इंडियन क्रिकेटर इरफान पठान के कंधों पर होगा। टीम इंडिया के लिए 29 टेस्ट और 120 वनडे खेल चुके इरफान आइंदा क्रिकेट सीजन में अब जम्मू कश्मीर रणजी टीम की नुमाइंदगी करेंगे। खिलाड़ी के अलावा वो नौजवान क्रिकेटर्स के लिए मेंटर्स कम कोच का भी काम करेंगे और इसका भी किरदार अदा करेंगे। नई जिम्मेदारी संभालने से कबल इरफान मकामी खिलाड़ियों और रियासत में मौजूद क्रिकेट स्ट्रक्चर को पूरी तरह से समझ लेना चाहते हैं। वहीं यही वजह है कि गुज़िश्ता 2 दिनों से इरफान मुख्तलिफ सेंटर्स का दौरा भी कर रहे हैं। आज तंगमर्ग में इरफान ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के तलबा से मुलाकात की। मीडिया से बात करते हुए इरफान ने यह कहा कि रियासत में बासलाहियत क्रिकेटर्स की कमी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि रियासत के नौजवान क्रिकेटर्स के साथ काम करके उन्हें बेहद खुशी होगी। टैलेंट हंट के लिए इरफान पठान ने बाकायदा एक रोड मैप तैयार किया है। आपको बता दें कि इरफान उन चुनिंदा क्रिकेटर्स में से हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक बनाने का कारनामा अंजाम दिया है। महज 19 साल की उम्र में टेस्ट क्रिकेट
और अपने करियर की शुरुआत करने वाले इरफान को किसी वक्त में कपिल देव का जानशीन कहा जाता था। टेस्ट और वनडे डबल बना चुके इरफान चोट और खराब फॉर्म की वजह से टीम से बाहर कर दिए गए थे। बॉलिंग में और आप जहां चाल डालना सकते वहां डालोगे और स्पिन वगैरह में भी हेल्प होगा। बढ़ते आगे, वजीर आला महबूबा मुफ्ती आज दिल्ली में थी और गांधी मेमोरियल हॉल में मुनक्किद एक प्रोग्राम के दौरान उन्होंने दिल्ली में मुकीम कश्मीरी पंडितों से मुलाकात की। मुख्तलिफ तंजीमों से वाबस्ता लोगों ने वजीर आला के सामने अपने मसाइल व तजवीज पेश की। इस मौके पर वजीर आला ने दिल्ली में जमीन दस्तयाब होने पर कश्मीरी पंडितों के लिए कम्युनिटी हॉल बनाने की यकीन दहानी कराई। बाज शुरका ने कॉम्प्लेक्स और कंपनसेशन और दूसरे मामला जो हैं उस पर रियासती सरकार की कारकर्दगी से नाराजगी का भी इजहार किया। भी हमें करना है वो तो हम करेंगे ही करेंगे। वो अगर तुझे रोड हम जेबी बट वो तो ऐसे जरूरत कम्युनिटी हॉल की जो मंदिर है मेरी स्कूल वैसे किशोर साहब ने सजेशन भी दी थी कि दिल्ली में भी एक ऐसा हॉल बनना चाहिए था स्पेशली फॉर कश्मीरी पंडित। We will try best. Let's go for it. जो ये वोटर लिस्ट बनता है उसमें कंपल्सरी है फॉर्म का ये अबॉलिश कीजिए। वो ऑलरेडी इस पॉइंट में लिखा हुआ है सर, इट इज रिटन देयर। बीआरसी यहाँ पे सर्टिफिकेट दे देते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लेटर आपको नॉलेज में होगा तो यहाँ जेएनटी हाउस में वहाँ के बीआरसी सर्टिफिकेट आफ्टर एवरी मंथ 25th ऑफ एवरी मंथ वहाँ से बनती थी और यहाँ का बीआरसी सर्टिफिकेट बनते थे। लेकिन पिछले एक साल से जो मुझे रिपोर्ट में आया हुआ है निकाला है कि वहाँ जो है ही नहीं। एक साल से वो टोटली है और इधर रामबन के संगलदान के अशमार इलाके में महकमा तालीम के खिलाफ नाराजगी है। नाराजगी की वजह है स्कूल में असातिज़ा की कमी। ऐसा तो रियासत भर के स्कूलों में असातिज़ा की कमी देखी जाती है, लेकिन अशमार के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में हालत बेहद खराब नजर आते हैं। मकामी लोगों की माने तो यहां पर तकरीबन 120 बच्चे तालीम हासिल करते हैं, लेकिन उन्हें पढ़ाने के लिए सिर्फ 2 टीचर्स मुहैया हैं, जबकि रेशियो 30 बच्चों पर 1 टीचर होना चाहिए। यहाँ स्कूल में इंतजाम है कुछ 2 टीचर है, वो बेचारे क्या करेंगे। एक बीएलओ को लगाया तो एक तो बेचारा पढ़ा रहा, वो क्या खाली वो तो इतना कर सकता है कि यही हाजिरी लगा सकता है, जितना उसके बस के है वो पढ़ा सकता है। और अंजुमने इमामिया की जानिब से जम्मू में एक रोजा कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। करबला कॉम्प्लेक्स में मुनक्किद दिफाए विलायत के मौजू पर मुनक्किद इस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ रियासतों से आए उलेमा ने शिरकत की और अपने ख्यालात का भी उन्होंने इजहार किया। मुकर्रीरीन ने मुसलमानों के बाहमी इत्तेहाद व इत्तेफाक को वक्त की अहम ज़रूरत बताया। उन्होंने कहा कि मुल्क मुखालिफ ताकतें मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश रच रही हैं और इस मौके पर उलेमा ने मुस्लिम मुआशरे की शर पसंद अनासर से होशियार रहने की तलकीन की। लोग रहबर मौज़म के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं और उनका नाम बदनाम कर रहे हैं, उन पर तोहमतें लगा रहे हैं और 40 साला इनकलाब को बदनाम करने की जो साजिशें रची जा रही हैं उसके ख़िलाफ़ मिल्लत इस्लामिया को बेदार करने की कोशिश की जा रही है, ताकि मिल्लत इस्लामिया अपने सच्चे खैरख्वाहों को पहचाने, अपने दोस्तों और दुश्मनों की शनाख्त हासिल करे। इधर अगर श्रीनगर की बात की जाए तो इसमें बगैर मीटर वाले ऑटो रिक्शा को सड़क पर उतरने की इजाजत नहीं होगी और एसएसपी ट्रैफिक ताहिर सलीम ने मीडिया से बात करते हुए ये बात कही और उन्होंने कहा कि बगैर मीटर लगे ऑटो रिक्शा चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा
सवारी गाड़ियों में खवातीन के लिए सीटें मुख्तस करने को भी जरूरी करार दिया गया है और एसएसपी ट्रैफिक के मुताबिक हिदायत पर अमल न करने की सूरत में चालान के साथ साथ लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। हमने कई स्पेशल ड्राइव चलाई, उसमें हमने रॉन्ग पार्किंग में जो गाड़ियां हैं उनको सीज किया। जो स्टैटिस्टिक्स मेरे पास है वो हमने जनवरी और फरवरी के महीने में 2192 गाड़ियां सीज की है, 2192 व्हीकल्स। वो जो टोटल फाइन इन 2 महीनों में हुआ है वायलेटर्स के खिलाफ, दैट इज टोटल फाइन, दैट मीन्स अवर फाइन एंड कोर्ट में अगर कोई फाइन करते हैं तो वो है 44,34,064 रुपीज़। जहाँ भी कोई कंप्लेंट पेरेंट करता है, कोई भी कंप्लेंट हमें आती है, इवन थ्रू व्हाट्सएप, इवन थ्रू फेसबुक, तो वी गिव ए रेस्पॉन्ड टू दैट एंड हम उसमें एक्शन करते हैं और फिर जवाब भी देते हैं उनको। और मुल्क के दूसरे हिस्सों की तरह रियासत में भी हनुमान जयंती का त्योहार अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। बर्दवा में वीएचपी और बजरंग दल कारकुनान की जानिब से खुसूसी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस मौके पर लक्ष्मी नारायण मंदिर से जानकी शोभा यात्रा निकाली गई। शहर के मुख्तलिफ रास्तों से गुजरती हुई यात्रा नलथी में वाक़ हनुमान मंदिर पर इख्तिताम पजीर हुई। यात्रा में बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की। यात्रा के लिए इंतजामिया की जानिब से खुसूसी इंतजाम किए गए थे। शोभा यात्रा के अलावा नौजवानों ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बाइक रैली भी निकाली। हिंदू मजहबी रवायत के मुताबिक चैत्र शुक्ल पक्ष की 15वीं तारीख को लॉर्ड हनुमान का यौमे वलादत होता है। पूरे भारतवर्ष में हनुमान जयंती या हनुमान उत्सव कह सकते हो, बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आप देख रहे हो कि भद्रवा के अंदर भी आज हनुमान जयंती का त्यौहार मनाया जा रहा है और इसके लिए यहाँ पे हवन, लक्ष्मी नारायण मंदिर में हवन किया जा रहा है ताकि यहाँ पूरे हमारे भारतवर्ष में सुख समृद्धि और आपसी भाईचारा बना रहे। इसके लिए आज यहाँ थोड़ी सी रैली भी रखी है जो रामचंद्र जी के भजन कीर्तन गाते हुए यहाँ घूमेंगी मंदिरों में होते हुए। इसके लिए पूरे विश्व में आज हनुमान जयंती की तैयारी की जा रही है। तो भद्रवा के अंदर भी भंडारा और यहाँ पे हवन कीर्तन का आयोजन किया गया। और खबर पट्टन से, जहां पर ट्रैफिक निजाम बेहतर बनाने के लिए शहर इंतजामिया की जानिब से इंक्रोचमेंट मुखालिफ मुहिम चलाई गई और एसडीएम की हिदायत पर फुटपाथ पर नाजायज तौर पर कब्जा जमाए दुकानदारों की दुकानें हटाई गईं। तहसीलदार की क़यादत में बल्दिया अमले के साथ साथ एसएचओ और एसडीपीओ भी इस मुहिम में शामिल थे। वाज़ेह हो कि फुटपाथ पर लगी दुकानों के सबब मेन मार्केट में हर वक्त जाम लगा रहता है, जिसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। आज हमने यहाँ पटन एडमिनिस्ट्रेशन में, विच इंक्लूड्स हमारा म्यूनसिपैलिटी, रेवेन्यू, पुलिस, हमने जॉइंट लीव एक विजिट किया यहाँ पटन मार्केट में और जो भी एनक्रोचमेंट्स थे ऑन दी रोड, ऑन द फुटपाथ्स, वो हम लोगों ने रिमूव की। हम आपकी वसादत से लोगों से यहाँ अपील कर रहे हैं कि मेहरबानी करके जो ये एनक्रोचमेंट्स हैं वो ना करें और फ्लो ऑफ ट्रैफिक में कोई रुकावट ना करवाने दें। हमें काफ़ी कोऑपरेशन भी मिली है, जो यहाँ पटन ट्रेडर्स हैं उनकी वसादत से हमें काफ़ी कोऑपरेशन भी मिली है। हम उसी को कैश इन करने की कोशिश कर रहे हैं और हम उनसे भी दरख्वास्त करते हैं कि वो हमें इसमें काफ़ी हेल्प करें ताकि जो ये नेशनल हाईवे का जो फ्लो है वो ना रुके और ट्रैफिक की मूवमेंट स्मूथ रहे। और इधर अलहदगी पसंद जमात जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की जानिब से डॉक्टर अब्दुल अहद गुरु की बरसी के मौके पर ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया गया। श्रीनगर में पार्टी सदर दफ्तर पर मुनक्किद ब्लड डोनेशन कैंप के दौरान फ्रंट के सदर यासीन मलिक भी मौजूद थे। इस मौके पर जेकेएलएफ अरकान के अलावा दूसरे लोगों ने भी खून का अतिया दिया। आपको बता दें कि अब्दुल अहद गुरु की बरसी पर 1 अप्रैल को ये प्रोग्राम हुआ। 1 अप्रैल को ये बरसी होती है, लेकिन इतवार होने के सबब इस प्रोग्राम का 1 रोज कबल ही एहतमाम किया गया। कश्मीर में मेडिकल के तलबा के लिए शुरू किए जा रहे कश्मीर सुपर 30 मेडिकल प्रोजेक्ट पर एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस सेमिनार में बच्चों को कश्मीर सुपर 30 में शामिल होने से लेकर के उन्हें मेडिकल के इम्तिहानात को लेकर दी जाने वाली ट्रेनिंग के बारे में भी पूरी जानकारी दी गई। तलबा को बताया गया कि किस तरह 12 महीनों की मेहनत के बाद वो अपने डॉक्टर बनने के ख्वाब को पूरा कर सकते हैं। इस मौके पर ब्रिगेडियर बिक्रम सिंह ने इंडियन आर्मी की जानिब से कश्मीरी नौजवान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए उठाए
उठाए जा रहे इकदाम पर रोशनी डाली। आर्मी ने एक ये इनिशिएटिव लिया है हमारे स्पॉन्सर्स HPCL और नीडो के साथ कि कश्मीर के बच्चों के लिए सुपर 30 मेडिकल का कोचिंग दिया जाए ताकि वो जाके नेशनल लेवल पे बाकी बच्चों के साथ compete कर सकें और अपने करियर का आगे बढ़ा सकें। और किश्तवाड़ में गायब हुए नौजवान तारिक हुसैन के अहले खाना और मकामी लोगों ने डाक बंगला चौक पर एहतजाज और चक्का जाम किया। उन्होंने पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि पुलिस ठीक से तारिक की तलाश नहीं कर रही है। उधर पुलिस का यह कहना है कि मामले की जांच जारी है। पुलिस एहलकारों ने बामुश्किल लोगों को समझा बुझाकर एहतजाज खत्म करवाया। और इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLC कैसर जमशेद लोन ने नौजवानों को रोजगार फराहम न करने पर तनकीद का निशाना बनाया और सोगाम लोलाब में पार्टी कारकुनों के इजलास से खिताब करते हुए NC लीडर ने यह कहा कि गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान मौजूदा हुकूमत ने तालीम याफ्ता नौजवानों के लिए कोई काम नहीं किया है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि सरकार अपने कारकुनों और हिमायतियों को ही नौकरी फराहम कर रही है। मिलिटेंसी का हवाले देते हुए उसके हवाले से उन्होंने ये कहा कि नौजवानों के तय गलत पॉलिसियों के सबब ही नौजवान मिलिटेंसी की तरफ राग़िब हो रहे हैं। इधर पाकिस्तान की ज्यादतियों के खिलाफ POK में एक बार फिर से लोगों का गुस्सा भड़क उठा है और पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने एक बड़ी रैली की। रैली में POK के रहने वालों ने काफी बड़ी तादाद में हिस्सा लिया और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रैली के दौरान पुलिस ने कई जगह पर लाठीचार्ज भी किया। बता दें कि वक्त वक्त पर POK में इस तरीके से लोगों का गुस्सा फूट पड़ता है पाकिस्तान की जानिब और पाकिस्तान को लेकर के एहतजाज की भी शक्ल ये गुस्सा अख्तियार कर लेता और एक बार फिर से ऐसा ही हुआ है और तस्वीरें भी बयां कर रही हैं कि आखिर वहां पर किस तरीके से लोग बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान हुकूमत से कितने नाराज हैं और उसको लेकर के सड़कों पर उतरकर बाकायदा पाकिस्तान सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। और चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, जल्द होते हैं यहां से कुछ और अहम खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। PDP MLC यासिर रेशी ने सीनियर हुर्रियत लीडर की रिहाई के फैसले का खैरमकदम किया है। जी सलाम से बात करते हुए PDP लीडर ने कहा कि पार्टी का बुनियादी एजेंडा बातचीत के लिए माहौल साजगार बनाना और इस अमल की हौसला अफजाई करना ही है। तो क्या कहना चाहेंगे, इतना वक्त आपने गुजारा कि इलेक्शन मैनिफेस्टो, सेल्फ रूल, सारी बातों में तो जिक्र है कि हुर्रियत के साथ डायलॉग करेंगे, इतना टाइम क्यों लगा? क्या दबाव में थे? नहीं, दबाव में नहीं थे, ना हमने वक्त गुजारा, बल्कि कहीं ना कहीं हुर्रियत वालों की तरफ से जो पेशरफ्त हुई थी इसके इन लीडरों की तरफ से वो ठीक नहीं रही। हमने लास्ट टाइम पूरी पार्लियामेंट डेलीगेशन आई, पूरा हिंदुस्तान कश्मीर आया, जितने भी बड़े बड़े लीडर्स थे वो यहाँ आए, इनके दरवाजों पे गया ये बात करते हैं, तो ये बात करने के लिए तैयार नहीं हुए। तो उस वक्त एक बहुत बड़ा दचका लगा। जो हमने कोशिश की थी, जो हमारी पार्टी का बुनियादी उसूल और बुनियादी एजेंडा है हमें भी दिखाना है, इन ये भी चले और हम भी चले, हम भी अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे और ये भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा इनको। तो हम देखेंगे लोग किसके साथ है और क्या चाहते हैं। लोगों को समझ है कि अगर उनको सही मायने में हम समझा सके, बात कह सके कि बंदूक जंग हल नहीं है। हम ये आज की बात नहीं, मैं आपको फिर कह रहा हूं, हमने जब हमारा जब ये हुआ, जब हमने पूरे हिंदुस्तान को तो लाया ना, पूरी पार्लियामेंट डेलीगेशन आई थी बातचीत करने के लिए, इनके दरवाजों पे आई थी। हमने आज ये बात नहीं की। हमने जब जिस दिन पहले दिन हुकूमत बनी, उसी दिन मुफ्ती साहब, हमारे लीडर मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने कहा कि बातचीत करनी बहुत जरूरी है। अगर यहां पर कोई लड़का या कोई शख्स ये कोशिश करेगा कि यहां पर दैश आया है, यहां पर वो बंदूक आए हैं,
तो वो तो पता है दुनिया के लिए क्या है, उनके लिए तो ऑपरेशन हो ही जाएगा। ये नहीं कि वो ऑपरेशन रुकेंगे। या तो आप कहते हो कि नहीं उनको छोड़ दो, यहां पर हर जगह दहश बने, यहां पर बंदूक खुले छोड़ दो तो उनको कोई कोशिश ना करो, ऐसा नहीं होगा। उनके ऊपर ऑपरेशन होगा, उनके साथ जो बंदूक बरदार है। तो आप तो उनके ताज़ियती मजलिस में जाते थे जब कोई मारा जाता था पहले। देख लीजिए, हम अभी भी उनको कह रहे हैं, हमने उस वक्त भी उनको कहा कि आप अपना बंदूक छोड़ दिए, हम यहां पर आपके लिए बात करने के लिए। वो आज भी बंदूक छोड़े, हम उनकी बात करने के लिए आए हैं। वो आए बंदूक छोड़ के बात करने के लिए, हम उनके साथ थे। हमने कभी ये नहीं कहा, हम तो वही लोग हैं ना जिन्होंने आज़ाद कश्मीर का रास्ता खोल दिया कितने सालों के बाद। ये तो वही तंजीम है, ये तो वही जमात है जिसने ये रास्ता खोल दिया। ये तो वही जमात है जिसने यहाँ पर बड़े बड़े जो काले कवानीन लगा दिए थे पिछली गवर्नमेंट, वो हमने हटा दिए थे। ये तो वही तंजीम है, ये वही जमात है। एक उम्मीद है, जितनी हमें उम्मीद है उतना उनको दिखा देना हम आपको अपने हैं। इसलिए हम बार बार उनको कह सकेंगे क्योंकि हमें वही है, वही एक मुल्क है, यही हमारा मुल्क है जो हमें इससे निकाल सकता है। हमें उन्हीं से उम्मीद है। हम दूसरे मुल्क को नहीं कहेंगे हमें इससे निकालो। हम अपने बड़ों को, हमारे बड़े हैं, हमारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, वो हमारा है, मेरा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। मुझे उसी से उम्मीद है। वही मुझे जो हमें इस मुसीबत में फंसे हुए जम्मू कश्मीर, मेरे चीफ मिनिस्टर को भी यही उम्मीद है, वही निकालेगा। आज भी हमें यही उम्मीद है, कल भी हमें यही उम्मीद रहेगी, और कल भी हमें यही उम्मीद थी, आने वाले कल में भी हमें यही उम्मीद है। क्योंकि वही एक जब यही जो मिलना है वो हमें यही से मिलना है, वहां से कुछ। और इधर श्रीनगर के पाइन इलाके में सिक्योरिटी फोर्स को लोगों की मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। मुजाहिरीन ने गिरफ्तार नौजवान आदिल अहमद की रिहाई के लिए रास्ता ब्लॉक कर ट्रैफिक निजाम को मुतासिर करने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने साफ किया कि नौजवान की गिरफ्तारी संगबारी के इल्जाम में की गई है। सौरा पुलिस के मुताबिक नौजवान की गिरफ्तारी उसके घर से की गई। और इधर माहौलियात को आलूदगी से पाक रखने के लिए कुलगाम में नूराबाद में शजरकारी की मुहिम का आगाज किया गया और मुहिम की शुरुआत डमहाल डिग्री कॉलेज से हुई। मकामी रुकने असेंबली अब्दुल मजीद और एसडीएम की मौजूदगी में तलबा ने मुख्तलिफ किस्म के पौधे लगाए। इस मौके पर मकामी एमएलए ने असेंबली हल्के में चल रहे तरक्कियाती मंसूबों की तफसीलात बताते हुए कहा कि आइंदा 2 सालों में इलाके का नक्शा बदल दिया जाएगा। शजरकारी के साथ माहौलियात की बात करेंगे। सनसी तौर यहाँ पर जो आलूदगी पैदा होती है तो उसमें ये शजरकारी बहुत अहम और बहुत ज़रूरी है। तो लिहाजा आज हमने 31 मार्च को हमने ये यहाँ से डिग्री कॉलेज दमाल हाजीपोरा में हमने शुरुआत किए हैं और इंशाल्लाह जितनी भी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में हायर सेकेंडरियाँ हैं, तमाम हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल में हमने ये जो प्रोग्राम बनाया है, इंशाल्लाह हम तमाम हायर सेकेंडरी में हाई स्कूल में ये प्लांटेशन जो है ये ड्राइव करेंगे। और इधर सोपोर के डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यानी कि DIEET में एनुअल साइंस एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया। इसमें तलबा ने अपने हुनर का इस्तेमाल करते हुए एक से बढ़कर एक मॉडल्स पेश किए। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत राष्ट्रीय आविष्कार अभियान और जिला इंतजामिया के इश्तराक से मुनक्किद इस एग्जीबिशन में तकरीबन 150 तलबा ने हिस्सा लिया। इसके अलावा जिले भर के कई स्कूलों के तलबा और असातिज़ा भी यहां पर खास तौर पर मौजूद रहे। एग्जीबिशन के दौरान जिन तलबा के मॉडल्स को पसंद किया गया उन्हें इनामात से भी नवाजा गया। और बारामूला के काहीपुरा ब्लॉक के बीडीओ के अकाउंट हैक शातिर चोरों ने लाखों रुपए उड़ा लिए और यह अकाउंट हैक कर लिया। बीडीओ फरहत के अकाउंट से चोरों ने 8,36,027 रुपए उड़ा लिए। कहा यह जा रहा है कि वारदात में स्टाफ के ही कुछ लोग शामिल हैं और इस पूरे मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बता दें आपको कि अकाउंट हैक करके इस चोरी को अंजाम दिया गया। और पीने का साफ पानी ना मिलने से नाराज तंगमर्ग में मकामी लोगों ने PHE के खिलाफ एहतजाज किया और रावनपोरा कुंजेर के मकामी बाशिंदों का इल्जाम है कि इलाके में गुज़िश्ता कई महीने से लोगों को गंदा पानी इस्तेमाल करना पड़ रहा है और इस हवाले से महकमे के अलावा SDM गुलमर्ग को भी तहरीरी दी जा चुकी है, लेकिन अभी तक
कोई खास नतीजा नहीं निकला। एहतजाज में बड़े बुजुर्गों के अलावा स्कूली तलबा भी शामिल हुए। गंदे पानी के इस्तेमाल से लोग बीमारी फैलने के अंदेशे से भी डरे हुए हैं। कुदरती और नागहानी आफत से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर ही करामत साबित होती हैं और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को इसकी खास तौर पर तरबियत दी जाती है। आफत से बचाने के लिए और इसके बचने के लिए तौर तरीकों से लोगों को मुतारिफ कराने के लिए गांदरबल में एक कैंप का इनेकाद किया गया। जिला इंतजामिया की जानिब से मुनक्किद कैंप में SDRF के एहलकारों ने लोगों को मेडिकल इमरजेंसी फर्स्ट एड के अलावा आग लगने, सैलाब, जलजले और चट्टान खिसकने पर क्या करना चाहिए इसकी जानकारी दी। कैंप में स्कूल व कॉलेज के तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मकामी लोगों ने इंतजामिया की पहल का खैर मकदम करते हुए कहा कि वक्फे से इस तरह के कैंप के इनेकाद होते रहने चाहिए। वहीं गांदरबल के तहसीलदार राबिया यूसुफ ने कहा कि जदीद तकनीक से मुतारिफ होने के लिए इस तरह के कैंप बेहद मुफीद साबित होते हैं।